Hello students, welcome to tuition time. I am Rajesh Verma and we are studying physics of 12th class. इन दिनों हम कर रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे रखने पर उस पर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करें आज की क्लास। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल? अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हों, जैसा कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है, वैल्यू बिल्कुल इनकी इक्वल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इसे हम कहते हैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की लेंथ को 2L से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है और इसके साथ एसोसिएटेड एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय P. इट इज आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ डायपोल। इस टर्म का आगे डेरिवेशंस में काफी ज्यादा यूज होगा। इसकी यूनिट ऑब्वियसली बनती है कूलम मीटर, चार्ज की कूलम और लेंथ की मीटर। अब हमें नेक्स्ट डेरिवेशन जो करनी है वो है एक इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। सो आवर नेक्स्ट डेरिवेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ डायपोल। This is a dipole having negative and positive charge and length of dipole is 2L. इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर हमने एक चार्ज रखा Q0। ये वो पॉइंट है, पॉइंट P, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं। यहां हमने चार्ज रखा Q0 और सेंटर से इसका डिस्टेंस है x। ये जो दो डिस्टेंसेस हैं, ये डिस्टेंसेस हैं L एंड L, 2L के हाफ। क्योंकि ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंसेस L एंड L है, तो क्लियरली ये डिस्टेंस यहां से यहां तक हो जाएगा x प्लस L और यहां इस चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस L। ये Q0 चार्ज, टेस्ट चार्ज जिसे हमने यहां रखा है पॉइंट P पर, यह चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के कारण से इधर को फोर्स फील करेगा रिपल्शन की, नेगेटिव चार्ज के कारण से इधर को फोर्स फील करेगा अट्रैक्शन की। पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज दूर है, हालांकि वैल्यू दोनों चार्जेस की बराबर है, नेगेटिव चार्ज दूर है, ये फोर्स कम होगी, वो वाली फोर्स ज्यादा होगी। दिस इज फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, दिस इज फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। एज ए रिजल्ट इस पर नेट फोर्स इधर को आएगी और जब हम इस फोर्स को Q0 से डिवाइड कर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उसकी डायरेक्शन भी इधर को आएगी। डायपोल के लेंथ की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव थी और हमने पाया एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन भी लेंथ के अलोंग ही होती है। आइए अब हम इसको कैलकुलेट करें। नेट फोर्स विल बी फोर्स due to positive charge minus force due to negative charge. It will be 1/4 pi epsilon naught। जो चार्ज हमने प्लेस किया है वो है Q0 और पॉजिटिव चार्ज की खुद की वैल्यू है Q डिवाइडेड बाय हमारे चार्ज Q0 और पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है x माइनस L, इसका स्क्वायर माइनस 1/4 pi epsilon naught चार्ज Q0। नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड Q ही है। हाँ, नेगेटिव चार्ज से Q0 का डिस्टेंस ये है x प्लस L, दिस x प्लस L होल स्क्वायर। नेट फोर्स इज 1/4 pi epsilon naught। Q एंड Q0 तो कॉमन आ गए, बाकी बचा x माइनस L स्क्वायर माइनस x प्लस L स्क्वायर। सो दिस फोर्स कम्स आउट टू बी Q0 बाय 4 pi epsilon naught। एलसीएम हमारे आ जाएंगे दोनों, x माइनस एलसीएम में दोनों वैल्यूज आ जाएंगे, x माइनस एल स्क्वायर, x प्लस एल स्क्वायर। वी गेट x प्लस एल होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं हम, हमें फोर्स मिलेगी Q0 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिनोमिनेटर में रह गया x माइनस एल एंड x प्लस एल, इन दोनों के प्रोडक्ट का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और न्यूमिनेटर में हम उन्हें सॉल्व करें तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LX। देन एक्स माइनस एल के होल स्क्वायर को सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2LX। मैंने वैल्यूज के साइन चेंज कर लिखे हैं क्योंकि एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस हो रहा है। ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, हमें रिजल्ट मिला F इज Q0 बाय 4 pi epsilon naught, then 4 or we can say
2 टाइम्स 2lx बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो हमें इस f को Q नोट से डिवाइड करना चाहिए। Q नोट हट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। न्यूमरेटर में बचेगा Q एंड 2l एंड x। हम एक काम करते हैं, हम Q एंड 2l को इकट्ठा कर देते हैं, Q एंड देन 2l और फिर साथ में है 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। इसमें से Q और 2l का जो प्रोडक्ट है इसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं और इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर ये पॉइंट जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं डायपोल से बहुत दूर है, इफ P इज फार अवे देन x is much greater than length of the dipole। इस केस में हम इस L की वैल्यू को, L स्क्वायर को, क्योंकि L बहुत छोटा है x के कंपैरेटिवली, इसका स्क्वायर x स्क्वायर के कंपैरेटिवली इतना छोटा होगा कि हम उसे निगलेक्ट कर देंगे। x स्क्वायर स्क्वायर बन जाएगा x टू द पावर 4, वो ऊपर वाले x से कैंसिल होगा एक बार और डिनोमिनेटर में x क्यूब रह जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट फार अवे पॉइंट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन x क्यूब। अब हमें नेक्स्ट डेरिवेशन करनी है, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटर पर, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर और इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। दिस इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर प्रेजेंट। Distance between them is 2l. This is the equatorial line, perpendicular bisector। यहां पर एक पॉइंट है P जहां हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम मान लेते हैं ये सेंटर से x डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। यहां पर अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज Q नोट रखें तो ये नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज उसे रिपेल करेगा। ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस l है, इसलिए ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस होंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इन दोनों डिस्टेंसेस की वैल्यू इक्वल है और ये चार्जेस माइनस q एंड प्लस q, इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, इसलिए इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। This is force due to positive charge, this is force due to negative charge, but their magnitudes are equal. So let us call them F and F. ये दोनों फोर्सेस के हम दो दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं। इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक ये कंपोनेंट और दूसरा ये कंपोनेंट। सिमिलरली इस फोर्स के F नेगेटिव के इसके भी दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस एंगल को थीटा मानने पर ये एंगल भी थीटा आता है और ये एंगल भी थीटा बनेगा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, इस एंगल के कारण ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा हो जाएंगे। नाउ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, दीज फोर्सेस आर इन मैग्नीट्यूड F एंड F। ये कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा F sin थीटा। सिमिलरली ये कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा F sin थीटा। जब हमने कंपोनेंट्स बना दिए हैं तो हम इन फोर्सेस को छोड़ दें। इस डायग्राम में हमें पता लगता है ये दो कंपोनेंट्स एग्जैक्टली इक्वल हैं बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। रिजल्ट ये निकला, इस पॉइंट पर जो नेट फोर्स होगी वो F cos थीटा और F cos थीटा को ऐड कर आएगी, दैट इज इट विल बी इक्वल टू 2F cos थीटा। सो F नेट विल बी 2F cos थीटा। अब हम इनकी वैल्यूज को पुट करें, 2 इंटू F। फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो चार्ज हमने प्लेस किया है टेस्ट चार्ज वो है Q नॉट, डायपोल का अपना चार्ज है Q और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और हमें इसका स्क्वायर करना है मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। अगर हम इस डायग्राम में देखें cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इज बेस, its value is L and this is hypotenuse. Base upon hypotenuse, base is L and hypotenuse is under root of
एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हमारा रिजल्ट आया नेट फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q q नॉट एंड देन l। ये l मैं 2q के साथ रख रहा हूं ताकि ये पूरी क्वांटिटी बाद में p से रिप्लेस की जा सके, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, क्योंकि ये बन जाए एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 1 और ये हाफ, हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एफ बाय क्यू नॉट, क्यू नॉट यहां से हट जाएगा और 2q एंड l दैट इज q इंटू 2l, इन्हें मिलाकर हम लिखेंगे p। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये फॉर्मूला हमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताता है। इफ पॉइंट P इज वेरी वेरी फार अवे, बहुत दूर है अगर वो, तो उस केस में डिस्टेंस x डायपोल की अपनी लेंथ से काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इस l स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के कंपैरेटिवली निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 बन जाएगा एक्स क्यूब। ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एक्स क्यूब। इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में दो डिफरेंसेस हैं। उस केस में, पिछले वाले केस में यहां पर 2 आता था साथ में, साथ ही साथ हम अगर डायग्राम पर ध्यान से देखें तो इस केस में रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है, डायपोल की लेंथ इधर को है। इक्वेटर वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल की लेंथ की डायरेक्शन के अपोजिट आती है, जबकि एक्सिस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल की लेंथ की डायरेक्शन में ही होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। This is a uniform electric field. It is represented by E, and we are going to place an electric dipole in it. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दिखाने के लिए इसको हम पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस यूज कर रहे हैं। इसमें हमने एक डायपोल रखा, ये रहा डायपोल, दो चार्जेस हैं, ये है -q और ये है +q। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमने यूज किया था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। क्लियरली F विल बी Q इंटू E। हम यूं कह सकते हैं, जब किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, पहली बात तो वो चार्ज पार्टिकल कुछ फोर्स फील करता है, दूसरी बात उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, चार्ज पार्टिकल के चार्ज को उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करें तो वो चार्ज पार्टिकल कितनी फोर्स फील कर रहा है वो हमें पता लग जाएगी। एक बात और ध्यान रखनी है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील करता है और नेगेटिव चार्ज उससे अपोजिट डायरेक्शन में। इन बातों को हम इस डायग्राम पर अप्लाई करें तो ये पॉजिटिव चार्ज +q इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। कितनी फोर्स फील करेगा? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज QE। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज भी फोर्स फील करेगा, इसका मैग्नीट्यूड है Q, उस चार्ज जितना ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये फोर्स भी होगी Q इंटू E। पर क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। अगर हम इस डायपोल को एक सिस्टम माने तो अब इस सिस्टम पर दो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड QE है, इक्वल है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो रिजल्ट पहले तो ये निकला कि F नेट इज 0। इट मींस जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कोई नेट फोर्स फील नहीं करता। एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस नो फोर्स। इन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शंस सेम नहीं है। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये वाला, और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा। इन दोनों लाइन ऑफ एक्शंस के बीच में इतना सा डिस्टेंस है। डायपोल की अपनी लेंथ हमने मानी है 2l। अगर डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है और ये लेंथ 2l है, ये एंगल भी थीटा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2l cos थीटा
और ये डिस्टेंस हो जाएगा 2l sin थीटा। जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा है अगर किसी पॉइंट पर, किसी सिस्टम पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हो और उन फोर्सेस के बीच में कुछ डिस्टेंस हो, उनके लाइंस ऑफ एक्शन में कुछ डिस्टेंस हो, तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं, वो बॉडी को रोटेट करवाने की कोशिश करती हैं। सिमिलरली ये दोनों फोर्सेस भी ऐसा ही करेंगी। टॉर्क होता है आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। इसलिए इस केस में टॉर्क हो जाएगा, कोई भी एक फोर्स ले, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है, Q इंटू ई, और इनके लाइंस ऑफ एक्शन में डिस्टेंस है 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। Q इंटू 2l को मिलाकर हम लिख सकते हैं P, टॉर्क विल बी PE sin थीटा। साइन थीटा आपको याद होगा वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में आता है या डॉट में आता है, ये आता है क्रॉस प्रोडक्ट में। टॉर्क विल बी P क्रॉस E। तो ये दो फॉर्मूले हमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर कितना टॉर्क वो फील करेगा उसके बारे में बताते हैं। कुछ स्पेशल केसेस हम देखें। इफ थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री मींस हमारा डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है और 180 डिग्री मींस उसके एंटी पैरेलल है। इन दोनों केसेस में साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और टॉर्क होता है P इंटू ई इंटू साइन थीटा, इसलिए टॉर्क भी कितना हो जाएगा 0। पर अगर थीटा की वैल्यू हो 90 डिग्री या 270 डिग्री, कहने का मतलब है डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, उस केस में साइन थीटा की वैल्यू का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, टॉर्क भी मैक्सिमम हो जाएगा। टॉर्क होता है P इंटू ई इंटू साइन थीटा, P इंटू ई इंटू 1 दैट इज P इंटू ई। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे वो कोई फोर्स फील नहीं करेगा, वो टॉर्क फील करेगा, और अगर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल हुआ तो वो कोई टॉर्क भी फील नहीं करेगा। अगर वो किसी और ओरिएंटेशन पर हुआ, किसी और इंक्लिनेशन पर हुआ, उस केस में वो टॉर्क जरूर फील करेगा और इस टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। अब हमने पढ़ा अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे टॉर्क फील करेगा और टॉर्क उसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो रोटेट करके टॉर्क क्या करेगा, अगर ये डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क फील कर रहा है तो इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज पर इधर को फोर्स लग रही थी, अभी हमने जो डायग्राम बनाया था इस पर इधर को लग रही थी, अल्टीमेटली हमारा डायपोल इसके पैरेलल हो जाएगा। तो डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करता है और अल्टीमेटली वो वहां अलाइन होकर सेटल हो गया। अब अगर हम इसको यहां से डिस्टर्ब करेंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, हमें इसमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ये एनर्जी इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो अगर हमारा टॉपिक बनता है डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करवाने पर उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी आती है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कुछ छोटे से टॉपिक्स रह गए हैं, हम उनके बारे में बात कर लें। एक हमारा टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज दिस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स जिनके ऊपर चार्जेस Q1 एंड Q2 हैं, r डिस्टेंस पर स्पेस में रखे गए हैं, तो हम जानते हैं इनके बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। याद करें तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी। अब अगर हम इन दोनों के बीच में कोई मीडियम रख दें, वही चार्जेस लें Q1 Q2 और इनके बीच में हम एक मीडियम रख दें, तो अब की बार यहां से यहां तक, इस चार्ज से इस चार्ज तक इलेक्ट्रिक लाइंस उस फ्रीडम के साथ नहीं जा पाएंगी जिस फ्रीडम के साथ ये पहले जा रही थी। मटेरियल रास्ते में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा। मटेरियल फोर्स को कितना ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और बेटर हम कहें तो मटेरियल अपने में से इलेक्ट्रिक लाइंस को कितनी आसानी या कितनी मुश्किल से पास होने देता है, ये सब डिपेंड करता है इस इंडेक्स पर, इस वैल्यू पर, परमिटिविटी पर। तो इस केस में हमें लगाना चाहिए परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम और मटेरियल। हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ये थी फोर्स इन वैक्यूम। अब है डिस्टेंस वही रखा है हमने, चार्जेस भी वही लिए हैं, बट बीच में मटेरियल डाल दिया। फोर्स बिटवीन द सेम चार्ज पार्टिकल्स इन द मीडियम विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन m, दैट इज परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। हम इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं, हमें मिलेगा फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। जब हम डिवाइड करेंगे तो Q1 Q2 आर स्क्वायर एंड 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्ट में हमारे पास रह जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस रेशो को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की दो डेफिनेशंस हमारे पास हो गई। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K नॉर्मली हम इसको ER से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, तब हम इसको कह देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। Relative permittivity or dielectric constant is the ratio of force between two charges in vacuum to the force between same charges when they are placed in medium at the same distance. By definition, relative permittivity or dielectric constant of a material is the permittivity of this material divided by permittivity of the vacuum or free space. तो यहां से permittivity of medium कितनी आ गई? Relative permittivity multiplied by permittivity of free space। तो अगर दो चार्ज पार्टिकल्स Q1 और Q2 R डिस्टेंस पर प्लेस किए गए हैं और उनके बीच में कुछ मीडियम है, तो हम यूं भी लिख सकते हैं फोर्स इन दिस मीडियम विल बी 1/4 पाई। यहां लगना चाहिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन R एंड एप्सिलॉन नॉट देन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये फैक्टर, ये वैल्यू डिनोमिनेटर में आ रही है। इट मींस इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फोर्स उतनी ही कम होगी। इसी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी जितनी ज्यादा होती है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, उस मीडियम में, उस मटेरियल में फोर्स उतनी ही कम हो जाती है। तो परमिटिविटी किसी मटेरियल की हमें बताती है उस मटेरियल में से होकर इलेक्ट्रिक लाइंस कितनी आसानी या कितनी मुश्किल से पास हो सकती हैं एज कंपेयर्ड टू वैक्यूम। वैक्यूम में से, स्पेस में से इलेक्ट्रिक लाइंस मोस्ट इजीली पास हो सकती हैं, सबसे ज्यादा आसानी से पास होती हैं, और किसी मटेरियल में रखने पर उनके रास्ते में रुकावट आती है। जितनी मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, उतनी ही मुश्किल से लाइंस पास होते हैं, उतनी ही फोर्स उसमें कम हो जाती है। अभी हमने जो रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ा, उसके बेसिस पर हम ये स्टडी करते हैं कि वाटर में सभी आयोनिक मेटल्स इजीली डिसॉल्व क्यों हो जाते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं NaCl का। कैसे बनता है NaCl, कॉमन सॉल्ट? Na एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड डेवलप हो जाता है। इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, ये आयोनिक बॉन्ड होता है। रूम टेम्परेचर पर जो थर्मल वाइब्रेशंस हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि इन दोनों को अलग अलग कर सकें। अब जब हम इस NaCl को वाटर में डालते हैं, सपोज दिस इज वाटर एंड वी आर पुटिंग सम NaCl इन इट, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी काफी हाई होती है, 81। इट मींस इन दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो वाटर में जाकर बाहर के कंपैरेटिवली, एयर के या वैक्यूम के कंपैरेटिवली लगभग 81 टाइम्स कम हो जाएगी। इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ 81 टाइम्स कम हो गई। टेम्परेचर रूम का उतना ही है, थर्मल वाइब्रेशंस की एनर्जी इनमें उतनी ही है। पहले ये थर्मल वाइब्रेशंस इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पा रही थी, ये बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग था। अब की बार ये बॉन्ड बहुत वीक हो गया है, ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयंस अलग अलग हो जाएंगे। इन दोनों आयंस का साइज इस पूरे एटम के साइज के कंपैरेटिवली काफी कम है। वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, पूरा NaCl का मॉलिक्यूल तो स्पेस में नहीं जा सकता, बट ये Na और Cl के जो दो आयंस बने हैं इनका साइज कंपैरेटिवली स्मॉल है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस में चले जाते हैं और हमारी आंख से ओझल हो जाते हैं, दे डिसअपीयर एंड वी से this salt has got dissolved in water. Whenever we put any ionic material in water, due to high dielectric constant of water, the bond strength becomes very weak. Due to thermal vibrations, this ionic molecule breaks into two ions. These ions are having very small size as compared to the size of the whole molecule, and these sizes of ions are much smaller than the space between water molecules. So they disappear
in this space and we say that ionic material has got dissolved in water. आज की क्लास में हमने स्टडी की इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, किधर होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है और किधर को होती है। फिर हमने थोड़ा सा पढ़ा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। मुझे उम्मीद है मैंने जो आपको पढ़ाया ये आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। फिर भी आप बार बार इस सारी चीज को रिपीट कीजिएगा, बुक से पढ़िएगा, हमारे प्रोग्राम को देखिएगा और जो डेरिवेशंस मैंने की हैं इनको आप अपने हाथ से बार बार करिए जब तक कि आपको ये रट नहीं जाती। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करवाने पर उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अभी इस लेसन में बहुत कुछ बचा हुआ है जो हम नेक्स्ट अगली और कई क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।